हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भैया मध्य प्रदेश की भाषा और साहित्य, है ना। मध्य प्रदेश के भाषा और साहित्य अर्थात कल्चर के प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग आज। मध्य प्रदेश के कल्चर से संबंधित, है ना। भाषा और साहित्य के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं हम लोग इस क्लास में देखेंगे। समथिंग 80 प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट देखेंगे, ठीक है। आज का मोटिवेशनल थॉट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो आपको रास्ते की कठिनाई को नहीं देखना है, निरंतर बढ़ते रहना है। क्योंकि एक वाक्य है ना कि भैया, अगर कंकड़ जमीन में पड़ा है तो इंसान चल लेता है, लेकिन अगर वही कंकड़ जूते के अंदर है ना तो चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है भैया, रास्ते की कंकड़ को हटाते हुए चलते जाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो भैया आज का पहला प्रश्न है बेटा कि मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। बुंदेली है, बघेली है, निमाड़ी है या उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में भैया ये सभी की सभी बोली जाती है। बुंदेली, बघेली, निमाड़ी। अर्थात मध्य प्रदेश का अगर मैं आपको प्यारा सा मैप बना के बताऊं तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भैया यहाँ पास बोली जाएगी बुंदेली, यहाँ पास पूर्वी क्षेत्र में बोली जाएगी बघेली, और वहीं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाएगी निमाड़ी। और यहीं पास आपको अगर दक्षिण पूर्व में आ जाओगे तो यहाँ पास गोंड जनजाति है तो गोंडी, और यहाँ पास पश्चिमी में आ जाओगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो भीरी बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और उत्तरी में चले जाएंगे तो यहाँ पास ब्रज भाषा का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली क्या है, बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में शामिल है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी या उपरोक्त सभी। तो बताइए भैया। तो उपरोक्त सभी अर्थात खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी तीनों के तीनों ही सम्मिलित है ना, तीनों की तीनों सम्मिलित है। इनके अलावा आप देखेंगे तो मारवाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। मारवाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। मारवाड़ी के साथ साथ में आपको कन्नौजी भी देखने को मिलेगी, थोड़ा थोड़ा, है ना। कन्नौजी भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, मध्य प्रदेश की भाषा है ना, मध्य प्रदेश की भाषा है। चलिए देखते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। हिंदी है, अंग्रेजी है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो भैया मध्य प्रदेश की राजभाषा बेटा हिंदी है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है तो आप बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। देखो भैया 1976 में क्या हुआ था, 1976 में राजभाषा अधिनियम, है ना, राजभाषा का अधिनियम आया था। जिसकी कब राजभाषा अधिनियम आया था, 1963, है ना। उसकी धारा कौन सी थी, 8(1) की, है ना। क्या था, प्रावधान बनाए गए थे, है ना, राजभाषा संबंधित नियम बनाए गए थे। जिसमें क्या था ना कि विभिन्न श्रेणियां रखी गई थी, का खा गा, आपको पता ही होगा, है ना। मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था, बस इसी से पूछा जाएगा आपसे। अगर पूछा भी गया डीप में प्रश्न तो मध्य प्रदेश को का में रखा गया था, ठीक है ना बेटा। मध्य प्रदेश में का श्रेणी में रखा गया था मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, है ना। का वाले में क्या रहता है, हिंदी राजभाषा रहती है। बहरहाल अगर संविधान में आर्टिकल की बात कर लें बेटा कि भाषा संबंधित आर्टिकल कहाँ है, तो 343 से 351 तक जो आर्टिकल दिखते हैं ना आप संविधान में, वो किससे संबंधित है, भाषा से ही संबंधित है, अर्थात लैंग्वेज, जो कि भाग 17 है, ठीक है ना। भाग 17 और अनुच्छेद मैं आपको बता दिया हूँ 343 से 351। अगर अनुसूची की बात करें तो भारत की 8वीं अनुसूची में, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है ना, भाषा की बात की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें। और भारत में कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, अभी 22 मान्य भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 मान्य भाषाओं को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 1 सितंबर, 2 अक्टूबर या 14 अगस्त। बताइए भैया कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आखिर। तो भैया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है भैया, 14 सितंबर को मध्य प्रदेश सहित हर जगह क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये जो है ना भैया कैसे स्टार्ट हुआ था, तो एक समिति बनी थी भैया, राष्ट्रभाषा 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 प्रचार समिति, है ना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनी थी, है ना, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इनने अनुरोध किया था, कहाँ, वर्धा, वर्धा कहाँ है भैया, नागपुर में, है ना, नागपुर में। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से आप देखेंगे कि वर्धा भी एक जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी यहीं से की गई थी, कहाँ से, वर्धा से। बहरहाल मैं इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं तो राष्ट्रभाषा संबंधी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए एक समिति बनी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। कब बनी भैया, 1953 में, है ना, 1953 में, जिसने कहा कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या करेंगे, हम हिंदी दिवस मनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया, 1965, 1966, 1967 या 1968। बताइए भैया कब किया गया, तो 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना बेटा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम होते हैं। और अभी भारत के पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी हैं भैया। इन्होंने नेशनल अवार्ड दे दिया है अभी, एक तो नेशनल अवार्ड, जो जिस क्षेत्र में बेस्ट है ना उनको अवार्ड दिया जाता है।
अर्थात इसी साल से है ना क्रिएटिविटी के लिए अवार्ड दिया जाने लगा, नेशनल अवार्ड। तो आप याद रखिएगा, जय किशोरी जी मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है। ये कब मिला? 8 मार्च को मिला, जिस दिन क्या थी? महाशिवरात्रि थी, है ना, महाशिवरात्रि थी, है ना। कहा जाए तो विश्व की पहली लव मैरिज, है ना, लव मैरिज भगवान शिव और पार्वती की हुई थी। तो कल थी महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के दिन ही ऐसे अवार्ड का वितरण किया गया। और कल और क्या था? इंटरनेशनल महिला डे भी था, है ना, अर्थात वुमेन्स डे। चलिए, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई? 1985 86, 1986 87, 1992 93 या 1995 96? बताइए कब स्टार्ट किया गया इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार? तो बेटा 1986 87 में प्रारंभ किया गया राजभाषा पुरस्कार योजना, है ना, राजभाषा पुरस्कार योजना। आगे चलते हैं, राजभाषा विभाग के तहत एक तकनीकी प्रकोष्ठ कब स्थापित किया गया? भैया कब तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया? तो अक्टूबर 1983 में, अक्टूबर 1983 में स्थापित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजभाषा भारती का प्रकाशन होता है प्रति माह, त्रैमासिक, 6 माही या वार्षिक? बताइए भैया, राजभाषा भारती का प्रकाशन कैसे होता है? तो भैया ये होता है त्रैमासिक, है ना, त्रैमासिक होता है ना, त्रैमासिक। अगर हिंदी में आपको पता होगा तो त्रैमासिक परीक्षा भी हुआ करती थी। कैसी? त्रैमासिक परीक्षा भी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बनाफरी, कुंडली, भदावरी किस बोली की उपबोली है? बघेली, मालवी, बुंदेली, निमाड़ी? देखिए आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कल्चर आपके में जुड़ा हुआ है। तो ये भाषा और साहित्य का जो आज का प्रश्न है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के हिसाब से, है ना, पेपर के हिसाब से। तो बताइए भैया, ये किसकी उपबोली है ना, किसकी उपबोली है? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका बुंदेली, है ना। किसकी उपबोली है भैया? बुंदेली की उपबोली है ना, बुंदेली की उपबोली है ना। अगर बुंदेली उपबोली के अगर मैं बात करूं, इसका नामकरण किसने किया था बुंदेली का? है ना, जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन किसने किया था भैया? जॉर्ज गियर्सन ने, है ना, जॉर्ज गियर्सन, गियर्सन। तो इसको आप याद रखिएगा, जॉर्ज गियर्सन का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? जगनीक, केशव, पद्माकर या उपरोक्त सभी? बताइए भैया, किस साहित्य का संबंध है बुंदेली से? बता दीजिए भैया फटाफट। तो बिल्कुल सही है उत्तर आपका, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अर्थात जगनीक, केशव, पद्माकर, ये सभी के सभी कहाँ है भैया? बुंदेली से संबंधित है, अर्थात बुंदेलखंड की भूमि से हैं। एक कवि का नाम नहीं लिखा है ना, कवि गंगाधर व्यास। कवि गंगाधर व्यास भी, कवि गंगाधर व्यास भी कहाँ से संबंधित है भैया? बुंदेली कवि से संबंधित है, गंगाधर व्यास। तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? महेश कटारे, धीरेन्द्र वर्मा, श्रीनिवास शुक्ल या द्वारका प्रसाद? बताइए भैया किसने किया था? तो महेश कटारे जी ने शब्दकोश का संकलन किया था, है ना, शब्दकोश का संकलन किया था, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण किसने किया था? मैंने आपको पहले ही बताया, इसका नामकरण किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन, है ना, जॉर्ज गियर्सन ने किया इसका नामकरण। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, है ना, दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस बोली में गुजराती और मराठी का प्रभाव दिखता है? बुंदेली, बघेली, मालवी या मारवाड़ी? बताइए भैया किस में दिखता है? तो भैया मालवी में दिखता है ना, मालवी में दिखता है, क्योंकि मालवा से सटा हुआ है गुजरात, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, ठीक है ना भैया। तो आगे की बात करें तो ये किससे निकली है मालवी? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। किससे भैया? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में मालवी विशुद्ध रूप से बोली जाती है? इंदौर, उज्जैन, देवास या उपरोक्त सभी? तो भैया मध्य प्रदेश के पश्चिमी के सभी जिले लगा लीजिए आप, पश्चिम के सभी जिले लगा लीजिए, अर्थात उपरोक्त सभी, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, है ना, सारे के सारे जगहों में क्या बोली जाती है? विशुद्ध रूप से मालवी बोली जाती है। खंडवा, खरगोन निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए भैया, मालवी, बघेली, निवाड़ी या ब्रज? बताइए भैया, ये ब्रज ब्रज नहीं है भैया, ब्रज है ना, ब्रज, ब्रजवासी अर्थात उत्तरी क्षेत्र। तो बेटा निवाड़ी बोली जाती है। कौन सी भैया? निवाड़ी बोली जाती है, निवाड़ी, है ना, ध्यान रखिएगा। खंडवा खरगोन में इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निमाड़ कहा जाता है ना। निवाड़ में पहले कौन कौन से जिले आते थे? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सब के सब किस में आते थे? निवाड़ में आते थे। अगर निवाड़ी से पूछा जाए निवाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा बता दीजिएगा 19 सितंबर को। 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं ना, निवाड़ी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, राजस्थानी या सौरसेनी? तो बेटा अर्धमागधी से विकास हुआ है हमारी बघेली का, है ना। मध्य प्रदेश के किस भाग में है ये? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाती है ना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, अर्थात रीवा संभाग में, रीवा संभाग में सीधी
सीधी, रीवा, सिंगरौली, है ना, सीधी, रीवा, सिंगरौली। और आज का आपका नया जो जिला बना है मऊगंज, मऊगंज को भी आप इसी में ले लीजिए, मऊगंज को भी ले लीजिए, सतना को भी ले लीजिए भैया, सतना को भी ले लीजिए, मैहर को भी ले लीजिए। तो यहाँ क्या बोली जाती है भैया, बघेली बोली जाती है ना। निम्न में से कौन बघेली साहित्यकार है, व्याघ्रदेव, महाराजा विश्वनाथ सिंह या जॉर्ज गैरसन या उपरोक्त सभी। तो बताइए भैया कौन है बघेली साहित्यकार, तो राजा विश्वनाथ सिंह को आप जानते ही होंगे, है ना, महाराजा विश्वनाथ सिंह, है ना। तो ये क्या है, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख साहित्यकार है ना। इनको क्या बोलते हैं भैया, परम परम धर्म विजय, परम धर्म विजय, है ना, परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, विश्वनाथ प्रकाश जैसी, विश्वनाथ प्रकाश जैसी इन्होंने क्या की है भैया, रचनाओं के अतिरिक्त बघेली के कुछ लोकगीत और लोक गायन का भी संग्रह किया है इन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, तो इनकी रचनाओं को आप याद रखिएगा, है ना, रचनाओं को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिरहरी किस बोली की उपबोली है, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी या ब्रज। बताइए तिरहरी, तो बघेली, है ना, तिरहरी किसकी उपबोली है, बघेली। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज़ याद कर लीजिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चन फंस जाना है ना। डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार निमाड़ी बोली का रूप है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी या इनमें में से कोई नहीं। बताइए भैया कैसा रूप है, तो ये भैया पश्चिमी हिंदी का रूप है। किसका, पश्चिमी हिंदी का रूप है। निमाड़ी बोली किसका रूप है, पश्चिमी हिंदी का। अभी निमाड़ी दिवस मैंने कब बताया आपको, 19 सितंबर कब मनाया जाता है निमाड़ी दिवस, 19 सितंबर। अगला प्रश्न है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया, श्री राम परिहार, जॉर्ज गैरसन, संत सिंगाजी या श्रीनिवास शुक्ल। बताइए कौन है भैया निमाड़ी साहित्य का इतिहास, तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास लिखा है श्री राम परिहार ने, है ना, श्री राम परिहार ने लिखा है। वर्तमान में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों इतने फेमस है ये श्री राम परिहार, है ना, श्री राम परिहार। इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, है ना, नवगीत संग्रह है इनका, नवगीत संग्रह कौन सा, चौकस, नवगीत संग्रह कौन सा है, चौकस रहना है ना, चौकस रहना है इनका नवगीत संग्रह है। चलिए अगली बात करें, तो मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा के क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना या उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश के मैंने आपको पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, अर्थात भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाएगी भैया, ब्रज भाषा बोली जाएगी, ब्रज का क्षेत्र है ना। अगला प्रश्न है, भीली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था कि बेटा पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भीली, है ना, भीली। अगला प्रश्न है, पारिक उपार लिंगों का संबंध किस भाषा से है, बुंदेली, गोंडी, कुरकू या निमाड़ी। बताइए भैया पारिक उपार लिंगों का संबंध किससे है, तो गोंडी भाषा से है पारिक उपार लिंगो, है ना, पारिक उपार लिंगों का संबंध किससे है भैया, गोंडी भाषा से है। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा का प्रयोग क्षेत्र है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर या उपरोक्त सभी। तो भैया पूरा आपका शहडोल संभाग आप देखेंगे तो गोंडी भाषा संबंधित है ना। शहडोल संभाग में मुख्यतः कोल, देखिए कोल, गोंड, कोल, गोंड और बैगा जनजाति का निवास स्थान है, बैगा जनजाति का निवास स्थान है ना। अगले प्रश्न की बात करें, महाकवि कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, सागर, उज्जैन, छतरपुर या टीकमगढ़। तो बताइए भैया महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था भैया उज्जैन में, है ना, उज्जैन में। उज्जैन को कहते हैं महाकाल, महाकाल, है ना, महाकाल मंदिर के लिए उज्जैन हमारा फेमस है ना, महाकाल मंदिर के लिए फेमस है। इसे उज्जैनी, उज्जैनी, अवंती, है ना, कुमुदवती, है ना, स्वर्णश्रृंगा, विशाला, विशाला, है ना, विशाला, और तो और इसे नाभि देश भी कहा गया है ना, नाभि देश भी कहा गया है। तो इस प्रकार से उज्जैन का उल्लेख मिलता है। सात पवित्र, सात मोक्षदायक स्थान में से किसका नाम आता है, सात मोक्षदायक स्थान में से आता है उज्जैन का नाम। बेटा याद रखना कि उज्जैन में बना है महाकाल लोक, है ना, महाकाल लोक, जो कि पेपर में पूछा जाना है। महाकाल लोक कितने बजट में बना है, 800 करोड़ के, है ना, 800 करोड़ के बजट में बना है, 800 करोड़ के। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट या भर्तृहरि। तो भैया रघुवंशम के रचयिता है हमारे, रघुवंशम के रचयिता है कालिदास, है ना। कालिदास के ग्रंथ की बात कर ले बेटा, अगर कालिदास के ग्रंथ की बात कर ले तो कालिदास ने लिखा है रघुवंशम, है ना, रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम। इनके नाटक है ना, इनके नाटक हैं, 3 नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, है ना, मालविका अग्निमित्रम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवर्षी, विक्रमोवर्षी, इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम और ऋतु संहारम और मेघदूतम, इनके क्या है, खंड काव्य है। ये क्या है भैया, खंड काव्य है, और ये क्या है, महाकाव्य है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक है री में MBA कर। कौन सी भैया इसकी ट्रिक है, री में MBA कर,
तो देखिए भैया, का से कुमार समूहम, रा से रघुवंशम, एम से मालविका अग्निमित्रम, बी से विक्रमोर्वशी और ए से अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर री से ऋतु संहारम और री से, है ना, ऋतु संहारम और मे से मेघदूतम, ऋतु संहारम मेघदूतम, है ना। तो इस प्रकार से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, री में एमबीए कर। तो इस प्रकार से कालिदास की रचना हो जाएगी। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा? ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या कुमार संभवम? बताइए भैया, कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा था भैया? तो भैया कौन सा था? कुमार संभवम था। इनका प्रथम महाकाव्य कौन सा था भैया? कुमार संभवम था, है ना। रघुवंशम कुमार संभवम मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था ना, रघुवंशम कुमार संभवम क्या है? इसका महाकाव्य है इनका। चलिए अगले प्रश्न की ओर है। कुमार संभवम के किस सर्ग में ताड़का वध का वर्णन है? पहले, 8वें, 11वें या 17वें? तो बताइए भैया किस सर्ग में है? तो 17वां और अंतिम सर्ग, 17वां और अंतिम सर्ग है ये, अर्थात इसमें 17 ही सर्ग हैं। अंतिम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है भैया? ताड़का वध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस रचना की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम? बताइए भैया, आदि पर्व से कौन सी ली गई है? बताइए भैया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है ना। आदि पर्व कौन से महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है ना। कालिदास की किस रचना में राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है? मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशी या ऋतु संहारम? बताइए भैया। तो बिल्कुल सही है, विक्रमोर्वशी, है ना, विक्रमोर्वशी, जिसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक रचना कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी या कुमार संभवम? तो कुमार संभवम तो पहले ही कट जाएगा भैया। तो कौन सा है भैया? मालविका अग्निमित्रम। जब मैंने आपको ट्रिक बताई रीमी एमबीए कर, तो एम सबसे पहले आया ना, तो मालविका अग्निमित्रम क्या है? इनकी प्रथम नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया गया है? मेघदूतम में, ऋतु संहारम में, रघुवंशम में, ये इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया, प्रकृति का किसका मानवीकृत वर्णन किसमें किया गया है? तो मेघदूतम में किया गया है ना भैया, मेघदूतम में किया गया है। मेघदूत के भी भैया 2 भाग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेघदूत के कितने भाग हैं, है ना, मेघदूतम के, तो पूर्व मेघ है भैया, एक है तो पूर्व मेघ, एक है उत्तर मेघ, है ना, एक है पूर्व मेघ और एक है उत्तर मेघ। इस प्रकार से 2 मेघ है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार भर्तहरि किस राजा के ज्येष्ठ भ्राता थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, दशरथ या गोरखनाथ? तो बताइए भैया किसके ज्येष्ठ थे, है ना, किसके, है ना, बताइए किसके ज्येष्ठ भ्राता थे? बता दीजिए फटाफट। तो बिल्कुल सही उत्तर है विक्रमादित्य। और अगर बात की जाए तो किस वंश से संबंधित है ये? गर्दभिल्ल वंश है ना, गर्दभिल्ल वंश। उज्जैन का कौन सा वंश है भैया? गर्दभिल्ल वंश। आप पढ़ेंगे, है ना, आप पढ़ेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में ऐड किया गया है इसको। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक त्रिशतक कहानियां, है ना, किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ, भर्तहरि, कालिदास या पुरूरवा? बताइए भैया। तो किसकी रचना भैया? भर्तहरि की रचना है ना, भर्तहरि की रचना है। किसकी? भर्तहरि की रचना है। आगे प्रश्न है कि भर्तहरि की किस रचना में धन अहंकार निंदा की गई है? धन अहंकार की निंदा की गई है। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक या भागवृत्ति? बताइए भैया किसमें निंदा की गई है? तो भैया नीति शतक में की गई है निंदा। किसकी? धन अहंकार, है ना, धन अहंकार, लोभ, है ना, लोभ, अज्ञानता, लोभ अज्ञानता, है ना भैया, अहंकार, दुर्जनता, दुर्जनता, है ना, दुर्जनता, ये सबकी क्या है भैया? निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, भर्तहरि की किस प्रसिद्ध रचना को त्रिकांडी भी कहा जाता है? नीति शतक, वैराग्य शतक, वाक्यपदी या मीमांसा? तो भैया वाक्यपदी को क्या कहा जाता है? वाक्यपदी को कहा जाता है त्रिकांडी, है ना, वाक्यपदी को कहा जाता है त्रिकांडी। इनकी और भी रचना है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वाक्यपदी। फिर उसके बाद इनकी और रचना है कौन सी? मीमांसा सूत्रवृत्ति, है ना, मीमांसा सूत्रवृत्ति, मीमांसा सूत्रवृत्ति को भी आप याद रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद महाभाष्य त्रिपदी भी लिखी है इनने। कौन सी भैया? महाभाष्य त्रिपदी भी इन्होंने ही लिखी है ना। भगवती महाभाष्य दिगवा, कौन सी? भगवती, भगवती महाभाष्य, भगवती, है ना, भगवती महाभाष्य, भगवती महाभाष्य दीपिका भी इन्होंने ही लिखी है। तो इस प्रकार से आप इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं बेटा, है ना, इनकी रचनाओं को आप याद रख सकते हैं। शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तहरि या भभूति? तो मैंने इसलिए शब्द धातु नहीं लिखा पिछली स्लाइड में, क्योंकि ये रचना है किसकी भैया? भर्तहरि की, है ना, भर्तहरि की रचना है। भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, है ना, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? चंद्रगुप्त द्वितीय कर लीजिए इसको। बताइए किसकी रचना है भैया?
भवभूति अर्थात सॉरी किसके दरबार में थे, आपको बताना है भवभूति किसके दरबार में थे। तो भैया यशोवर्मन, जिसका यश चारों दिशाओं में हो, अर्थात उसी यशोवर्मन के दरबार में ये रहा करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहते हैं। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। भवभूति, बाणभट्ट, कालिदास या चाणक्य। तो भैया भवभूति को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का मिल्टन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है भैया कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। महावीर चरितम है ना, महावीर चरित के रचनाकार कौन है भैया, महावीर चरित के रचनाकार बाणभट्ट है, भवभूति हैं, कालिदास हैं या पद्माकर। तो बताइए भैया, महावीर चरित के रचनाकार हमारे भवभूति है ना, भवभूति रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस प्राचीन भारतीय शासक के दरबारी कवि थे। बताइए किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या अशोक। तो भैया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी बहुत बड़ा साहित्यकार था है ना, अरे बहुत बड़ा साहित्यकार था। इसने स्वयं ही रत्नावली है ना, रत्नावली, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी स्वयं की रचनाएं करी हैं, प्रियदर्शिका जैसी स्वयं की रचनाएं करी हैं भैया। इतना महान था हर्ष है ना। और कहा जाए सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन था, हर्षवर्धन ही था। उसके बाद बहुत आक्रमण हुए भैया। तो अपन जो पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो हर्षवर्धन तक ही पढ़ते हैं ना, उसके बाद अपन क्या करते हैं, मिडाइवल पढ़ने लगते हैं। बहरहाल निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है, चंडी शतक, मुकुट ताड़िका तक, पार्वती परिणय या उपरोक्त सभी। मुकुट तालिका है ना, मुकुट ताड़िका है, ध्यान रखिएगा इसको है ना, मुकुट ताड़िका है। तो बिल्कुल भैया उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी, बाणभट्ट की रचना उपरोक्त सभी है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य केशवदास का जन्म कब हुआ, 1457 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1650 ईस्वी या 1725 ईस्वी। तो भैया 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ, जिन्हें क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको, आचार्य केशवदास का है ना। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं ये भैया, रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं आप इन्हें, प्रवर्तक के रूप में आप इन्हें जानते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखिएगा है ना। टीकमगढ़ के निवाड़ी है ना, टीकमगढ़ के निवाड़ी, जिसको पहले टीकमगढ़ के निवाड़ी में आता था, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है ना, निवाड़ी में ही इनका जन्म हुआ था है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत, अभी बताया केशवदास को क्या कहा जाता है भैया, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, केशवदास, पद्माकर, माखनलाल चतुर्वेदी या बाणभट्ट। तो भैया केशवदास को क्या माना जाता है, प्रथम आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की, भूषण, केशवदास, बाणभट्ट या भूभूति। तो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है ना। कवि प्रिया, रसिक प्रिया है ना, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, फिर जहांगीर जस चंद्रिका है ना, जहांगीर जस चंद्रिका इन्हीं की रचना है, जहांगीर जस चंद्रिका। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो विज्ञान गीता है ना, विज्ञान गीता क्या है बेटा, इन्हीं की ही रचना है, इन्हीं की ही रचना है ना, इन्हीं की ही रचना है। और एक और इन्होंने रचना की है, वीर सिंह देव चरितम, वीर सिंह देव चरितम भी क्या है, इन्हीं की ही रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी, केशवदास, राजा भोज, भूषण या बाणभट्ट। तो भैया केशवदास ने है ना, केशवदास ने रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने शिवा बावनी की रचना की, बाणभट्ट, भूषण या राजा भोज या भवभूति। तो बताइए भैया शिवा बावनी की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल सही है, भूषण ने शिवा बावनी की रचना की थी। तो भूषण उल्लास ये सारी रचनाएं भी किसने की है, भूषण ने की है। और ये किसके दरबार में हुआ करते थे भैया, है ना, छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल के दरबार में हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड केसरी या बुंदेला केसरी भी कहा जाता है, बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता है भैया। छत्रसाल की गाथा सुनिएगा, दिल क्या होगा, और रोम रोम खड़े हो जाएंगे आपके है ना। इतने शानदार लिखते, इतने शानदार क्या थे, प्रशासक थे है ना। तो राजा हो तो ऐसा हो है ना भैया, छत्रसाल जैसा। बहरहाल आगे चलते हैं, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है, जावेद अख्तर, भ्रमर या जहूर बख्श या भवानी प्रसाद मिश्र। बताइए भैया कौन है भैया आखिर, बाल साहित्य के क्षेत्र में है ना, मध्य प्रदेश का लेखक कौन है भैया, तो भ्रमर है ना, भ्रमर। इन्होंने संबंधित भैया, इन्होंने कितना कितना रचना की है भैया, इन्होंने बहुत सारी रचना की है ना, बहुत सारी रचना की। जहूर बख्श ने ना 500 महिलाओं की जीवनी को चंद्रहार नाम दिया। ये जो जहूर बख्श है ना भैया, 500 महिलाओं की जो जीवनी है ना, 500 महिलाओं की जो जीवनी है, उन्होंने क्या नाम दिया, चंद्रहार नाम दिया, चंद्रहार नाम दिया। भवानी प्रसाद मिश्र अपन आगे देखेंगे है ना, आगे देखेंगे। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार,
अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी या मैथिली? तो बेटा गुजराती में लिखते हैं, है ना। तीरे तीरे नर्मदा इन्हीं की रचना है अमृतलाल बेगड़। ये प्रश्न आया था एमपीपीएससी में। देखिए प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार, तो ये चित्रकार से संबंधित एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है कि लेखक के अलावा क्या थे, तो चित्रकार थे, है ना। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में ही लिखा है उत्तर, है ना। तो प्रश्न भी अच्छे से पढ़ना चाहिए इंसान को। बैजू बावरा का जन्म स्थान क्या है? गुना, अशोकनगर, आगर मालवा या चंदेरी? तो भैया चंदेरी में है ना, चंदेरी में है। चंदेरी में आप लोगों को कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ पर्यटक स्थल। चंदेरी किस लिए फेमस है? चंदेरी अपने जौहर कुंड के लिए फेमस है। चंदेरी इसलिए फेमस है कि चंदेरी में चंदेरी का किला है। चंदेरी इसलिए फेमस है भैया क्योंकि बाबर ने यहाँ आक्रमण किया था कब? 1528 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन हुआ करता था भैया? तो मेदिनी राय यहाँ का शासक हुआ करता था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है चंदेरी भी, है ना। चंदेरी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, कैसा छंद बना देती है कि लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गजानन माधव मुक्तिबोध? कैसा छंद बना देती है कि लेखक कौन है भैया? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है ना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कौन है भैया? कैसा छंद बना देती है कि रचनाकार है ना, रचनाकार है। होशंगाबाद के बाबई में इनका जन्म हुआ था, है ना। होशंगाबाद के बाबई में इनका जन्म हुआ था, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? उस ग्राम का नाम रख दिया गया है माखन नगर, है ना, माखन नगर। निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? मालवी, बुंदेली, निमाड़ी या मैथिली? है ना, बताइए। तो भैया मैथिली क्या है ना कि मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। इसे इसे भारतीय संविधान की, है ना, भारतीय संविधान की भाषा घोषित किया गया कब? 2003 में। 2003 में इसको क्या किया गया? मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन सी भाषा है भैया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बीडीएमएस से आप याद रखिएगा, बीडीएमएस से, क्योंकि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये चारों भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। बहरहाल अगला प्रश्न है, कविराज की कुंडलियां मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की ही रचना है मृत्यु या हत्या कुंडलिया, है ना। कविराज की कुंडलिया, अमर बलिदान, संसद के मेरे 3 दशक, संसद के मेरे 3 दशक भी इन्हीं की रचना है ना। मैं और फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो अमर आग है, एक और रचना है फेमस इनकी, अमर आग है ना, अमर आग है। ये तो बहुत ही फेमस थे हमारे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी इनके ऊपर मूवी भी बनी है जिनको पंकज त्रिपाठी ने बनाया है ना। तो एक्टिंग देखिएगा, शानदार एक्टिंग करते हैं पंकज त्रिपाठी। बहरहाल पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, नाथूराम प्रेमी या गजानन माधव मुक्तिवेद? तो भैया माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है कौन सी? पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प की अभिलाषा। अब मैं आपको बता दूं कि ये रचना इन्होंने कहाँ लिखी थी भैया? तो बिलासपुर के जेल में लिखी थी। इतनी इंपॉर्टेंट रचना है कि इन्होंने कहाँ लिखी भैया? बिलासपुर के जेल में लिखी, है ना, बिलासपुर के जेल में लिखी। आगे चलते हैं, तो मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि, है ना, ब्रह्म राक्षस के लेखक है? अर्थात ब्रह्म राक्षस उन्होंने ही लिखा है। बताइए किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, राहत इंदौरी ने, उदय प्रकाश ने या मृणाल पांडे ने? तो भैया किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले अर्थात श्योपुर में हुआ था, है ना, श्योपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? कुंभन दास, गोरीलाल पुरोहित, गजाधर भट्ट या भवभूति? बताइए भैया कौन नहीं है भैया? मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है, तो भैया मध्यकाल के नहीं है भवभूति, क्योंकि ये कौन है भैया? प्राचीन कालीन साहित्यकार है ना, प्राचीन कालीन साहित्यकार है। इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है भैया? मैं आपको बताया ही हूँ, महावीर चरित्र लिखी इन्होंने। कौन सी लिखी बेटा? महावीर चरित्र। मालती माधव लिखी इनने, मालती माधव लिखी इनने। उत्तर रामचरित, है ना, पहला दुखंत नाटक किसमें है? उत्तर रामचरित में, है ना, उत्तर रामचरित में पहला कौन सा है दुखंत नाटक किसमें भैया वर्णित किया गया है? उत्तर रामचरित में। राखी की चुनौती किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी या सुभद्रा कुमारी चौहान या हरिशंकर परसाई? बताइए भैया राखी की चुनौती किसकी रचना है आखिर? राखी की चुनौती किसकी रचना है? बहुत ही शानदार रचनाकार हैं, बताइए कौन है? फट से बताइए, फट से, बिल्कुल बिना देरी किए हुए, बिना देरी किए हुए। राखी की चुनौती, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ना, राखी की चुनौती। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में से किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? है ना, किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। सिया राम जय राम जय जय राम। हम्म, 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 हम्म।
बताइए फट से। तो भैया बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका भूषण, है ना, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका भूषण। अब ठीक है, वीर रस के कवि भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, अवधी थी, बुंदेली थी, या संस्कृत थी? भैया बताइए। हमारे ओजस्वी कवि थे, इनकी भाषा कौन सी थी भैया? ब्रज भाषा थी, है ना, ब्रज भाषा थी, है ना। वीर रस की कविता के लिए अपनाया जाता है इसको, किसके लिए? वीर रस की कविता के लिए अपनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, या भूषण उल्लास, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसमें भूषण आए ना तो उनकी ही रचना है, तो इनमें से कोई नहीं है, अर्थात सभी के सभी उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कौन सी रचना है इनकी? छंदमाला भी इन्हीं की रचना है, छंदमाला भी इन्हीं की रचना है ना, छंदमाला भी इन्हीं की रचना है। शिवा बावनी भी इन्हीं की रचना है, शिवा बावनी भी इन्हीं की रचना है, शिवा बावनी भी इन्हीं की रचना है। और एक और पुस्तक है छत्रसाल दशक, छत्रसाल के दरबार में हुआ करते थे, इसलिए लिखा है कौन सा? छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? छतरपुर, जबलपुर, दमोह, या सागर? तो भैया इनका जन्म हुआ था सागर में, इसीलिए सागर में ही कौन सा होता है भैया? पद्माकर, पद्माकर समारोह भी होता है बेटा, ध्यान रखना, पद्माकर समारोह कहाँ होता है? सागर में। निम्न में से किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की? सुभद्रा कुमारी चौहान, बाणभट्ट, पद्माकर, या भूषण में? बताइए भैया किसने रचना की है? तो पद्माकर ने ही रचना की है भैया, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन, है ना, राज रसायन, राग रसायन। और दौलत राव सिंधिया के दरबार में हुआ करते थे, ये दौलत राव सिंधिया के दरबार में हुआ करते थे, और इन्होंने उनके दरबार में लिखा है कौन सा? अलिज्जा प्रकाश, कौन सा भैया? अलिज्जा प्रकाश, अलिज्जा प्रकाश, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है ना, इंपॉर्टेंट रचना है, अलिज्जा प्रकाश इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने किस ग्रंथ की रचना की है? राग रसायन, रामचंद्रिका, सरस्वती कंठावरण, या कादम्बरी? बताइए भैया किसकी रचना की है राजा भोज ने? बता दीजिए, फट से बता दीजिए जल्दी से। तो भैया बिल्कुल सरस्वती कंठावरण, है ना, सरस्वती कंठावरण। कहा जाता है राजा भोज के विषय में, राजा भोज के विषय में, अधधार निराधार निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगति, अर्थात जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो सारे पंडित खंडित हो गए, सारे वेद ऐसे ही हो गए, क्योंकि राजा भोज की मृत्यु हो गई, है ना, उस कंठ की मृत्यु हो गई, जो जिसके दरबार में 500 से भी अधिक, 500 से भी अधिक क्या हुआ करते थे? विद्वान हुआ करते थे भैया, 500 से भी अधिक विद्वान हुआ करते थे। बहरहाल श्रृंगार मंजरी भी इन्हीं की रचना है, श्रृंगार मंजरी भी इन्हीं की रचना है। चारु चर्चा भी इन्हीं की रचना है, चारु चर्चा भी इन्हीं की रचना है। तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश भी बेटा इन्हीं की रचना है, तत्व प्रकाश भी इन्हीं की रचना है। चलो भैया आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित है? कवि पद्माकर, कालिदास, राजा भोज, या भूषण? बताइए भैया, चंपू रामायण जस्ट अभी बताया किससे भैया? चंपू रामायण है राजा भोज पे, है ना, राजा भोज पे। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था भैया? भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, ग्वालियर? होशंगाबाद, लेकिन आपको मिलेगा पेपर में नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है 2022 में, है ना। अगर बेटा ध्यान रखना कि संभाग पूछ रहा है, संभाग का नाम नर्मदापुरम कब करा कि जिले का नाम, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर सही से लगाइएगा। बहरहाल इनके जो जहाँ इनका जन्म हुआ था तो उसका नाम क्या कर दिया गया है वर्तमान में? उसका नाम क्या कर दिया गया है भैया? बाबाई का नाम माखन नगर कर दिया गया है, माखन नगर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, माखन नगर कर दिया गया है। इनका जन्म पूछ लिया अगर डेट, तो डेट भी बता देना आपकी पता है हमको, 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1889 को हुआ था, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1889 को। और इनका देहावसान कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हो गई थी भैया 30 जनवरी 1968, 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना भैया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1960, 1963, 1965, या 1968? तो 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, है ना, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म बताना है आपको कब हुआ भैया?
1913, 1915, 1917 या 1919? बताइए भैया कब हुआ? तो 1919 में हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, श्योपुर में हुआ है इनका जन्म, है ना, श्योपुर में हुआ है इनका जन्म। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध या बालकृष्ण शर्मा नवीन? बताइए भैया, चांद का मुंह टेढ़ा अभी बताया था मैंने आपको, किसकी रचना है भैया? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार रचनाकार कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या गजानन माधव मुक्तिबोध या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कौन सी? कामायनी एक पुनर्विचार। सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भूषण या पद्माकर? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान को 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार मिला, है ना, 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार से नवाजा गया, है ना। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? कवि प्रदीप, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था भैया? कवि प्रदीप का मूल नाम था रामचंद्र द्विवेदी, है ना, रामचंद्र द्विवेदी था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, अगला प्रश्न की ओर, शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? भर्तृहरि, है ना, शतक त्रयी अर्थात भवभूति, कालिदास या बाणभट्ट? बताइए भैया, शतक त्रयी किनकी रचना है? तो भर्तृहरि की, है ना, भर्तृहरि, भर्तृहरि की अभी अपने अपन ने क्या देखी थी? रचनाएं देखी थी, है ना, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, है ना, ये सब किस में देखा था हमने? भर्तृहरि में। बहरहाल अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसका वास्तविक नाम श्रीकंठ था? कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि या बाणभट्ट? बताइए भैया किसका वास्तविक नाम श्रीकंठ था? तो भैया भवभूति जी का नाम क्या था? श्रीकंठ था, है ना, भवभूति जी का नाम श्रीकंठ। कालिदास का मैंने आपको बताया ही है, कठिन काव्य, कालिदास का मैंने क्या बताया आपको? कालिदास को क्या उपनाम से जानते हैं? भारत का शेक्सपियर, है ना, भारत का शेक्सपियर जानते हैं। और केशवदास का कठिन काव्य का प्रेत, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न भैया, जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? कामता प्रसाद गुरु, भवानी प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान या बाल कवि बैरागी? तो बताइए बेटा। तो भैया बिल्कुल सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित, उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। त्रिधारा भी इन्हीं की रचना है ना, त्रिधारा भी इनकी रचना है। जलियांवाला बाग बसंत इन्हीं की रचना है, जलियांवाला बाग बसंत इन्हीं की रचना है ना। तो इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आप सभी का सहारा है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।